Hello everybody and welcome back to the channel once again. As you all know that we are continuing our series of genetics, and in this video we will be introducing a new chapter which is chapter number 6 molecular basis of inheritance. So guys, इससे पहले ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से जाके आप जेनेटिक्स की प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं. सो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसा करना बिल्कुल ही फ्री है. और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज आपके पास नोटिफिकेशन आएगी जब भी नेक्स्ट टाइम मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी और आप हमारी कोई भी आने वाली वीडियो को मिस नहीं करेंगे देन. ओके, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें. चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आज हम देख लेते हैं कंटेंट्स क्या क्या होने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट डीएनए की डीएनए जनरली होता क्या है. ठीक है, और जब हम मेंडल ने अपना काम किया था तब उसने सिर्फ फैक्टर्स कह के छोड़ दिया था. ठीक है, तो अब हम जानेंगे आगे कि उसके बाद क्या हुआ. द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल की जेनेटिक मटेरियल कैसे ढूंढा गया. ठीक है, कि किस तरह पता करा गया कि ये चीज़ है जो कि इनहेरिटेंस करती है. कोई एक ऐसी पर्टिकुलर थिंग है जो कि फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग मूव ऑन होती है ताकि जो कैरेक्टर्स हैं वो पास ऑन हो सके. ओके, नेक्स्ट है आरएनए के वर्ल्ड को समझेंगे. दैट व्हाट इज आरएनए. 6.4 हमारा है रेप्लिकेशन. हम रेप्लिकेशन के पूरे प्रोसेस को समझेंगे. ट्रांसक्रिप्शन समझेंगे कि कैसे डीएनए जो है वो आरएनए में कन्वर्ट होता है. देन हम जेनेटिक कोड को समझेंगे कि डीएनए के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड. ओके, तो वो जेनेटिक कोड के बारे में हम जानेंगे. नेक्स्ट है ट्रांसलेशन, कि जब डीएनए से आरएनए कन्वर्ट हो गया, ठीक है, डीएनए से आरएनए बन चुका है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. अब आरएनए को जब हमें प्रोटीन के अंदर सिंथेसाइज कराना है, प्रोटीन के अंदर चेंज करना है, तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन. ओके, इसके बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है. नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कि किस तरह से जीन जो है वो डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. लास्ट में है बट इंपॉर्टेंट है, नीट के बेसिस से भी और आपके बोर्ड एग्जाम के बेसिस से भी, बिकॉज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसके साइलेंट फीचर्स को पूछ लिया जाता है और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपसे पूछ ली जाएगी रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट. नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, हम इसको भी जानेंगे. सो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से कि हमारे एनसीईआरटी में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है. पहले आप चैप्टर के नेम को समझें, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. आपको पता है दैट व्हाट इज इनहेरिटेंस. फ्रॉम वन पेरेंट, ठीक है, एक पेरेंट से जब ऑफस्प्रिंग में कोई भी ट्रेट ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं ट्रेट्स. यानी कि अगर आपके फादर की आइज का कलर ब्राउन है सो आपकी आइज का कलर भी ब्राउन अगर हुआ, या फिर मदर की आइज का कलर ब्लैक और आपकी आइज का कलर भी ब्लैक हुआ, तो इट इज नोन एज ट्रेट्स. ठीक है, ट्रेट्स जो है वो पास ऑन हुए. ठीक है, इसको बोलते हैं इनहेरिट होना और प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस. राइट, कैरेक्टर्स जब पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन टू जनरेशन जब ट्रेट्स पास ऑन होते हैं उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस. और मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है कि इनहेरिटेंस के ऊपर एक जनरेशन से फादर से या मदर से कोई भी एक कैरेक्टर या फिर कितने भी कैरेक्टर एक चिल्ड्रन के अंदर आ रहे हैं, उनके बेबी के अंदर जो आ रहे हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर, वो जनरली किस तरह से कनेक्टेड है मॉलिक्यूलर बेसिस से. ठीक है, किस तरह मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है. ये मॉलिक्यूलर बेसिस और कुछ नहीं है, इट इज डीएनए. राइट, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं. इन द प्रीवियस चैप्टर, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि इनहेरिटेंस पैटर्न एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न. आपने जाना था कि इनहेरिटेंस क्या होता है और जेनेटिकली जो हमारी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो क्या होते हैं, जीन क्या होता है. ठीक है, जनरली एट द टाइम ऑफ मेंडल. लेकिन लास्ट जो चैप्टर आपने पढ़ा मेंडल के बारे में पढ़ा, उसके अंदर बेसिकली था क्या, इट वॉज ऑल कवर्ड विद मेंडल्स वर्क. उसने मेंडल ने क्या किया था, ही जनरली डू हिज वर्क इन 1865. मेंडल ने अपना काम कब किया था 1865 में. राइट, 1865 में मेंडल ने क्या बताया, उसने ये नहीं, तब हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि व्हाट इज डीएनए एंड व्हाट इज, मैं यहाँ सी लिख देती हूँ फॉर क्रोमोजोम. हमें नहीं पता था व्हाट इज डीएनए व्हाट इज क्रोमोजोम. उन्होंने एक बहुत सिंपल सा वर्ड हमें मेंडल ने दे दिया था विच इज नोन एज फैक्टर्स. राइट, विच इज नोन एज फैक्टर्स. अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही हो तो जो बोल रही हूँ उसको ध्यान में रखना, आ जाएगा समझ में. ओके, सो उन्होंने वर्ड दिया फैक्टर्स. सो जनरली उस टाइम पे ना डीएनए हमें पता था ना हमें क्रोमोसोम पता था. उनके जो पेन और पेपर का वर्क था, उनका पेन और पेपर का जितना भी वर्क था उसके अकॉर्डिंग चीज़ें क्या थी, फैक्टर्स. उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो जीन्स होते हैं या वो कोई क्रोमोसोम के ऊपर है. उन्होंने बस इतना बोला था कि ये फैक्टर वर्ड है, और फैक्टर एक बहुत बड़ा वर्ड है.
राइट। उसके बाद मॉलिक्यूल के लेवल पर उसे नहीं पढ़ा गया, मेंडल ने उसको नहीं पढ़ा था मॉलिक्यूल के लेवल पर, उन्होंने बस ऊपर ऊपर से बोल दिया कि इट इज फैक्टर्स, जो कि सही भी थे वो वहां पर, बट उसको और ज्यादा डीप डाउन हमें स्टडी करना था, जो कि बाद में हुआ, जो कि हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करने वाले हैं। राइट, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर इरेज ऑल कर देते हैं। राइट, नेक्स्ट है यहाँ पर द नेचर ऑफ दोज इज फैक्टर्स रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर, कि फैक्टर्स जो हैं वो जनरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इनहेरिट कर रहे हैं कैरेक्टर्स को, वो क्लियर नहीं था। ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर्स, 100 ईयर्स के बाद, ठीक है, क्या हुआ, द नेचर ऑफ द प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल वाज इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेट किया गया जेनेटिक मटेरियल को कि क्या नेचर होता है और किस तरीके से वो ट्रांसफर होता है, एंड इन द रियलाइजेशन, और उनको रियलाइज हुआ कि इट इज जनरली और कुछ नहीं है, वो डीएनए ही है जो फ्रॉम एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो कि ट्रांसफर होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जिसके लिए इस चैप्टर में हम कई सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि डीएनए जनरली पहले हम पढ़ेंगे कि होता क्या है, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि उसको ढूंढा कैसे गया, फिर हम पढ़ेंगे उसके फंक्शंस क्या होते हैं। राइट, तो इन्होंने क्या किया, डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल एट लीस्ट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर एक चीज बहुत गलत लिखी हुई है कि ऑर्गेनिज्म, जनरली ऑर्गेनिज्म, डीएनए जो है सभी के लिए काम करता है एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, बट एक चीज है जिसके लिए वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करता है, वो है वायरस। वायरस के लिए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करता है, क्यों, बिकॉज वायरस जो है वो ऑर्गेनिज्म में नहीं आते हैं। वायरस के लिए कौन जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, आरएनए। राइट, तो जनरली अगर हम देखें तो अगर डीएनए की तरह वर्क करेगा, डीएनए की तरह अगर वर्क करेगा, डीएनए दो तरीके के होते हैं, ठीक है, एक होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, ठीक है, और एक होता है, अगर मैं इरेज ऑल कर दूं, और एक होता है हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, अब इसको हम यहां देखते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूं। सबसे पहले वायरस, राइट, वायरस के बाद अगर हम देखें तो यहां पर वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA, और इसी के अंदर अगर आप देखो तो एक और आप देख सकते हो DNA। बट जनरली क्या होता है कि डीएनए जो है, डीएनए जनरली वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करता है, बल्कि सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर काम करता है एक्सेप्ट वायरस। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके नीट एग्जामिनेशन में। एंड आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है इन व्हाट, वायरस के अंदर। राइट, तो आरएनए भी दो तरह के हो सकते हैं और डीएनए भी, वो दो तरीके के क्या कैसे हो सकते हैं ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वो दो पॉइंट्स क्या हैं, जनरली किस तरह से हो सकता है, एक तो हो सकता है आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, एक हो सकता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और अगर हम यहाँ आरएनए की बात करें तो हो सकता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड सिंगल स्टैंडर्ड, सॉरी, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। ये जो बेसिस हैं ये आपको समझने पड़ेंगे कि डीएनए और आरएनए दो दो तरीके के होते हैं, एक होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एक होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और आरएनए भी दो तरह के होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसका डिफरेंस अच्छे से जान लें। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। इन क्लास 11th यू हैव लर्न दैट न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। आपने इजीली समझा होगा। अब देखो, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जेनेटिक मटेरियल जो आप समझते हो वो जनरली क्या है, अगर मैं जी और एम करके लिख दूं, इट इज जनरली डीएनए, और कुछ नहीं है जेनेटिक मटेरियल, वो एक डीएनए है जिसके ऊपर जनरली जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। डीएनए एक लैंग्वेज की तरह आप ट्रीट करोगे, आज से कैसे ट्रीट करोगे, एज आ लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर कितने वर्ड है, ENGLISH, कितने वर्ड हुए, 7 वर्ड। तो 7 वर्ड से अल्फाबेट से 26 अल्फाबेट होते हैं, और उसमें से 7 ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनसे इंग्लिश एक पूरा वर्ड बना है। उसी तरह से डीएनए भी एक लैंग्वेज है जिसके अंदर 4 तरीके के आप बेसिस देखोगे, 4 तरीके के अल्फाबेट्स देखोगे। राइट, नॉट लाइक सिंपल फॉर्म में अल्फाबेट, 4 तरीके के वर्ड्स देखोगे, जिसमें पेयर्स कैसे बनते हैं, पेयर बनते हैं 3 में, 1 2 3। अब दूसरा वर्ड कैसे बनेगा, 3 में। तो ये 3 के पेयर्स बनते हैं यहाँ पर, और हर एक वर्ड, जैसे इंग्लिश का है जो 7 वर्ड का है, इंग्लिश में हम कितने भी वर्ड्स बना सकते हैं, इंग्लिश का कोई भी वर्ड ले लो, अल्फाबेट ही एक वर्ड ले लो आप, तो उसको भी हम ALPHABET करके लिखते हैं। बट डीएनए के अंदर एक खास बात होती है कि उसका हर एक वर्ड कितने वर्ड्स का होगा, सॉरी, हर एक वर्ड कितने वर्ड्स का होगा, कितने अल्फाबेट्स का होगा, 3 का, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर,
अब यहाँ पे इन्होंने क्या बात की है, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है कि जो हमारे at least एक सेकेंड, इन क्लास 11th यू हैव लर्न दैट न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। आपने ये पढ़ा था क्लास 11th में कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं जनरली। तो क्या कहना चाह रहा है कि अगर देखो न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर आप ले लो, Na करके ले लो, राइट। न्यूक्लिक एसिड कौन से हैं? दो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, एक होता है DNA, एक होता है RNA, राइट। इसके बाद ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही पॉलीमर है, ये दोनों ही पॉलीमर है किसके? न्यूक्लिक एसिड के, ये P है, ओके। उसके बाद ये दोनों अगर पॉलीमर है, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, बहुत सारी, और मर का मतलब यूनिट, यानी कि DNA और RNA की बहुत सारी यूनिट्स होंगी, राइट। बहुत सारी यूनिट्स से मिलके ये बने हुए हैं। तो अगर एक यूनिट देखूं यहाँ पर, सिंगल यूनिट में ढूंढने की कोशिश करूं, सिंगल यूनिट में इसकी ढूंढने की कोशिश करूं तो वो क्या होती है? राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्या होती है? राइबो न्यूक्लियोटाइड। RNA की सिंगल जो आप यूनिट देखोगे वो होती है राइबो न्यूक्लियोटाइड, ओके। और अगर आप DNA की सिंगल यूनिट देखने की कोशिश करोगे तो वो होता है डीऑक्सी और सेम राइबो न्यूक्लियोटाइड, ओके। तो ये चीज है। अब इसका मोनोमर क्या हुआ? न्यूक्लियोटाइड, जो कि दोनों में सेम है, ठीक है। मोनोमर क्या हुआ इन दोनों का? न्यूक्लियोटाइड, मोनोमर हुआ न्यूक्लियोटाइड, राइट। तो हमेशा आप ध्यान रखना कि न्यूक्लिक एसिड के पॉलीमर्स होते हैं DNA एंड RNA। DNA का मोनोमर होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, और RNA का जो होता है मोनोमर वो होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड, राइट। अगर आप उसको सिंगल में रखोगे तो वो RNA बने रहेगा, और अगर डीऑक्सी फॉर्म में रख दोगे तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड यानी कि DNA बन जाएगा। तो यहीं पर ये चीज बताने की कोशिश की है इन्होंने। वन मोर थिंग, अगर आप देखो कि यहाँ पर क्या बता रहे हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड एसिड यानी कि DNA एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड विच इज RNA, ये दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो हमने अभी देखा, विच इज फाउंड इन लिविंग सिस्टम, जो कि लिविंग बींग्स में, लिविंग सिस्टम्स में पाया जाता है। DNA जो है एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। RNA दो इट इज ऑल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, RNA जो है एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है कुछ वायरसेस में। मोस्टली ऑफ देम एक्ट एज अ मैसेंजर। अब ये कह रहे हैं कि RNA क्या है? समझ लो DNA तो एक जेनेटिक मटेरियल है, उसके ऊपर जेनेटिक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जिसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं, राइट। बट RNA का काम क्या है? वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। जब ट्रांसफर करेगा इंफॉर्मेशन को तो वो एक मैसेंजर की तरह काम करेगा। कैसे? समझिए कि अगर आपने एक मैप बनाया है, एक मैप है, उस आपके घर का मैप है वो पूरा, ठीक है, नक्शा है आपके घर का, उसके बाद ब्लूप्रिंट है ये, ठीक है। उसके बाद आपने, अब ये कहीं भी खो सकता है, राइट, खो सकता है, तो आपने क्या किया? इसकी कुछ कॉपीज निकलवा ली। क्या बनवा ली? कुछ फोटो कॉपीज। उसके बाद फोटो कॉपी के बाद आपने सेम वही घर वहां पर बनवा दिया, फोटो कॉपीज को देख के वो घर बनवा दिया। आपने क्या किया? इसको सेफ जगह पे रख दिया, क्योंकि अगर ये खो गया, आप डायरेक्ट ये लेके गए और ये अगर खो गया तो आपका घर का जो जितना भी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क, वहीं रुक जाएगा, बिकॉज आपका मेन जो ब्लूप्रिंट है वो खो चुका है। बट द मेन थिंग इज हेयर इज कि आप इसको बचा के रखोगे, जो कि है आपका DNA, ठीक है। और जो कॉपीज है ना, जो आगे अपना काम करती हैं, ट्रांसफर करती हैं इन्फॉर्मेशन को, मैसेज ट्रांसफर करती हैं, वो होता है RNA। और आपका ये जो फॉर्म है, जो आपका घर बन के तैयार हुआ है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना है, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्रोटीन। सो फ्रॉम DNA, एक सेकेंड, फ्रॉम DNA टू RNA जब कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, ओके। और अगर RNA से प्रोटीन, जब DNA से RNA बन चुका है और उसके बाद RNA से हमें प्रोटीन बनाना है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ओके। इट इज नोन एज ट्रांसलेशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। RNA हैज एडिशनल रोल्स एज वेल, उसके कुछ एडिशनल रोल्स भी हैं। इट फंक्शन एज अ अडेप्टर, ये एक अडेप्टर की तरह काम करता है। नाउ RNA के भी 3 फॉर्म्स होते हैं। 3 फॉर्म्स मतलब अगर ये अडेप्टर की तरह काम कर रहा है तो अडेप्टर में आप देखोगे कि कौन सा वाला RNA आएगा, जो कि ट्रांसफर करता है, ठीक है, जो कि ट्रांसफर करता है, विच इज नोन एज tRNA, ठीक है। RNA के भी 3 फॉर्म होते हैं, rRNA, mRNA, tRNA, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। हम कहाँ थे? ऑलरेडी लर्न RNA दो, ओके,
हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। आरएनए दो इट ऑल्सो एक्ट जेनेटिक मटेरियल सम वायरसेस, ये हम आगे पढ़ चुके हैं। इट्स फंक्शन एज अडेप्टर स्ट्रक्चरल। अब स्ट्रक्चरल कौन सा होगा फॉर्म, देखिए आपने देख लिया कि अडेप्टर में होगा टीआरएनए, बट स्ट्रक्चरल के अंदर होगा आपका आरआरएनए। क्यों आरआरएनए, इसलिए आरआरएनए इसलिए बिकॉज ये जनरली क्या बनाता है, प्रोटीन। प्रोटीन किसके बने होते हैं, प्रोटीन के अंदर सबसे ज्यादा आपको कौन से आरएनए मिलेंगे, आरआरएनए, बिकॉज ये स्ट्रक्चरल आरआरएनए होते हैं। और कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि ये राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो राइबोसोम में आप क्या देखोगे कि कई सारी जो रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर कैटलिस्ट का काम करता है आरआरएनए। ओके, कैटलिस्ट का काम करता है, यानी कि रिएक्शन को फास्ट कर देगा, और रिएक्शन को फास्ट करेगा तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है विच इज नोन एज राइबो। आरएनए का बहुत अच्छा एग्जांपल है जो कि है राइबोजाइम। राइबोजाइम, ओके, ये नीट में क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखिएगा राइबोजाइम के ऊपर, जो कि एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। एक आरआरएनए होता है ये, और कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और किसको तेज करता है, फास्ट कर देता है रिएक्शन को, राइट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को फास्ट करना। ओके, सो जनरली आरआरएनए क्या करता है, इरेज करूं अगर मैं, आरआरएनए का एक और सॉरी आरएनए, सिर्फ आरएनए समझो आप, आरएनए का एक और काम होता है विच इज रेगुलेशन। क्या काम होता है, रेगुलेशन, राइट। और रेगुलेशन किसकी मदद से होगा, यहाँ पे राइबोसोम, किसकी मदद से होगा, राइबोसोम, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन क्लास 11th यू हैव ऑलरेडी लर्न द स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। आपने न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ लिया है। एंड जो उनके मोनोमर्स होते हैं, जो उनके साथ अटैच होते हैं ताकि वो बना सके क्या, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स। इन दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है डीएनए का, उसको रेप्लिकेशन यानी कि रेप्लिकेट कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं कि हम आरएनए को बना सकें डीएनए से, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जो जेनेटिक कोड है, जो कि सीक्वेंस बताता है अमीनो एसिड का प्रोटीन के अंदर क्या होगा, वो जनरली यानी कि मेन बात है कि डीएनए के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे बोलते हैं जेनेटिक कोड, ठीक है। और बताएगा कि प्रोटीन कैसे बनता है आरएनए से, जो कि जनरली प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। और कैसे एलिमेंट्री बेसिस ऑफ द रेगुलेशन, रेगुलेशन के कुछ पर्टिकुलर बेसिस यहाँ पे हम सीखेंगे। द डिटर्मिनेशन of complete nucleotide sequence of human genome during last decade has set in a new era of genomics. Now आपको ये चीज समझनी है कि genomics क्या होता है। जनरली टोटल सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, पूरा जो सेट होता है जेनेटिक मटेरियल का, उसको हम बोलते हैं जीनोम। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जीनोम। और जीनोम की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं जीनोमिक्स। क्या बोलते हैं उसको, जीनोमिक्स। तो वो यही कह रहे हैं कि जीनोमिक्स जनरली न्यू एरा शुरू हुआ है जिसमें हम जीनोम की स्टडी करते हैं, और वो किसमें है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। इन द लास्ट सेक्शन, आप लास्ट सेक्शन में इस चैप्टर के पढ़ोगे कि कितना ज़रूरी होता है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस को जानना, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, कि क्या क्या उसके प्रोज है और क्या क्या उसके कॉन्स हैं। अब हम बिगिन करेंगे हमारा डिस्कशन, और सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम। एक बहुत इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है लिविंग सिस्टम के अंदर जिसे हम कहते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड acid, ठीक है। इन सब्सिक्वेंट सेक्शन वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट इज द मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल। ऐसे सेक्शंस भी आएंगे इस चैप्टर में जिसमें हम समझेंगे कि क्यों सबसे ज्यादा अमाउंट में, मोस्ट अबंडेंटली जेनेटिक मटेरियल जो है प्रेजेंट होता है, जो कि है डीएनए। और